हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी टर्म 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक, वो भी एनसीईआरटी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के थ्रू। इस यूनिट का लास्ट चैप्टर जो कि आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है, इसमें से क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। क्या आप कंफ्यूज हैं? तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं क्लियर कर देती हूँ फटाफट से। सेल साइकिल जो है, सेल साइकिल में से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सेल साइकिल जो होता है उसको दो फेजेस में बांटा गया। वो दो फेजेस कौन से हैं? इंटरफेज एंड एम फेज। एम फेज को माइटोटिक फेज भी कहा जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए बहुत ठीक ढंग से। देन एक जो ईस्ट होता है वो 90 मिनट में टोटल उसका 90 मिनट का सेल साइकिल होता है, जबकि जो ह्यूमन होता है उसका सेल साइकिल 24 आवर का होता है, वो आपको जो है पता होना चाहिए। देन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस में क्या डिफरेंस है। एंड देन इंटरफेज के जो है 3 फर्दर फेजेस कौन कौन से हैं, उसके नाम अच्छे से याद होने चाहिए। एस फेज में एक्चुअली में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जहाँ पर कि जो डीएनए कंटेंट है वो तो दुगना हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर उतने ही रहते हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन क्योंकि किया जाता है। जी नॉट फेज से, क्वेश्चन स्टेज से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार किया गया है। देन एम फेज के फर्दर 4 कौन से स्टेजेस होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये पता होना चाहिए। एंड देन आपका माइटोटिक डिवीजन होता है, उसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार किया गया है। प्रोफेज को आप कैसे मतलब कि कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कौन से इवेंट से। तो यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट्स है वो आप अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी चैप्टर पे। एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मेटाफेज प्लेट किसे कहा जाता है। एंड देन अगर आपको क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप में विजुलाइज करना है तो आपको कौन से स्टेज पे देखना चाहिए, तो मेटाफेज पे देखना चाहिए। ये बात एग्जाम में कई बार पूछी गई है, इसीलिए मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहती हूँ। एनाफेज की अगर हम बात करें तो एनाफेज में कुछ नहीं करना, आपको ये 2 की इवेंट्स लर्न कर लो, दैट्स ऑल। टीलोफेज में 3 की इवेंट्स याद कर लो, और ये जो बीच में राम कहानी है उसको स्किप कर दो आप इजीली। साइटोकाइनेसिस में अगर बात करें कि जो है साइटोकाइनेसिस में जो प्लांट है उसमें तो सेल प्लेट मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है, वहाँ पे सेल प्लेट्स वगैरह बनती हैं। लेकिन वही अगर बात करें कि एनिमल्स में कैसे होता है, तो सेल फरो वहाँ पे की फॉर्मेशन होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देन माइटोसिस के क्या अपने बेनिफिट्स हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, दो पॉइंट्स आपको लर्न कर लेने, कोई से भी जो आपको अच्छा लगे, कोई सा भी आप लर्न कर सकते हैं। देन अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में जहाँ से आपका मोस्टली क्वेश्चन किया जाता है, मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट से क्वेश्चन आपसे किया जाएगा कि मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट को फर्दर कौन से 5 फेजेस में बांटा गया है, उसका नाम याद करके जाओगे। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। गॉट इट? एंड देन उसके बाद जो क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, लेप्टोटीन से आपसे कभी भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा एग्जाम में। जाइगोटीन से क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स जो है उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है साइनेप्सिस कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, कौन से फेज में देखने को मिलता है, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं। पेकाइटीन के अपने क्या वो होते हैं, तो पेकाइटीन में रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। डिप्लोटीन में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उस टाइम पे डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, कि आज माटा की फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। डाइकाइनेसिस से आपको क्वेश्चन नहीं करना है। देन अगर बात करें मेटाफेज फर्स्ट की, तो वो भी आपसे मेटाफेज फर्स्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि मेटाफेज फर्स्ट कैसे होता है। एंड देन एनाफेज फर्स्ट थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। मियोसिस सेकेंड में जो है, मियोसिस सेकेंड में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि मियोसिस सेकेंड जो होता है वो एकदम बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज कॉपी होता है आपका माइटोसिस का, ठीक है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। देन आपको जो चीज़ पढ़नी है, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस पढ़ के जाना है। सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस जो होते हैं वो जो आपके 2-4 चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे, वो चीज़ें पढ़ लेनी है। इवोल्यूशन में हेल्प करता है, जनरेशन टू जनरेशन जो है जेनेटिक वेरिएबिलिटी को क्रिएट करता है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है ह्यूमन बीइंग के लिए। इसके बाद अगर यहाँ पे बात करें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेकर, एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन करना है वो मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, पहले भी बता चुकी हूँ ऐसा। क्वेश्चन नंबर 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना है, देन क्वेश्चन नंबर आपको 8 कर लेना है, ठीक है, इतना तो आप करोगे ही करोगे। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको करना पड़ेगा, और उसी के साथ ही जो आपको करना है क्वेश्चन नंबर 16 करना है, दैट्स ऑल। इतना क्वेश्चन आप कर लेंगे तो इसी के साथ एंड होता है हमारी हमने 3rd यूनिट भी कवर कर ली है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th का जो यूनिट नंबर 3rd तक,
जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, उसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया था। मैंने आपको वो सारे पोर्शंस बताए थे जहाँ से कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है, हर बार वहीं से ही क्वेश्चन किया जाता है, कहीं और से क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो वो सारा का सारा कुछ हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के सभी चैप्टर्स को हम उठाएंगे और एक एक करके उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट नंबर 4 में चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 जो है वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। सिर्फ चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15 जो है आपके सिलेबस में रिमेनिंग बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 की। तो इसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर को बच्चों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन इस चैप्टर में से फिर भी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ आपको बताई जाएंगी और उतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका पूरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में से कहाँ से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन करता है, तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, इसकी जो है आप 3 से 4 पॉइंट एग्जाम के लिए लर्न करके जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। उसी के साथ ही जो एक और क्वेश्चन एग्जाम में किया जाता है कि लाइट रिएक्शन आखिरकार किस जगह पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में। वही डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ पर परफॉर्म होती है, तो उस प्लेस का नाम आपको अच्छे से याद करके जाना है। भैया अगर बात की जाए इस कर्व को लेकर, तो इस कर्व से यूजुअली क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते हैं, तो इस आप कर्व को स्किप कर सकते हैं और वैसे भी ये कर्व बहुत ज़्यादा टिपिकल है, तो आप इसको आराम से छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। भैया अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को लेकर, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो जेट स्कीम है, जेट स्कीम किसे कहते हैं वो आपको लर्न होना चाहिए। और ये जो 13.5 वाली फिगर है इसको आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में आपको ये अच्छे से बनाना आना चाहिए, तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। वही जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में किया जाता है कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या डिफरेंस है, तो इसीलिए आपको फिगर 13.6 और फिगर 13.5 दोनों ही लर्न करना है। और अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि क्या डिफरेंस है, तो दोनों का दोनों फिगर आपको एग्जाम में बना के आ जाना है। भाई अगर बात करें केमियोस्मेटिक हाइपोथेसिस की, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स बने हुए हैं सिर्फ आपको इतना ही याद करके जाना है और सारी चीज़ आपको लर्न नहीं करनी है। ये जो 3 पॉइंट्स है, अगर आप ये तीनों के तीनों पॉइंट्स अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स जो हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। भाई अगर यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर C3 और C4 पाथवेज में मेजर जो डिफरेंस है वो आपको एग्जाम के लिए लर्न करके जाना है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो केल्विन साइकिल के 3 अपने स्टेप्स होते हैं, फर्स्टली होता है आपका कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, रिडक्शन और रीजेनरेशन। तो इन तीनों के बारे में अच्छे से आप डिस्क्रिप्शन, ये तीनों पॉइंट्स आप लर्न करके जाएंगे बहुत ही ठीक ढंग से। वही C4 पाथवेज में जो चीज़ें आपको लर्न करके जानी है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर क्रेन्स एनाटॉमी जो है आपको देखने को मिलती है। वही एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि C4 प्लांट जो है उसके कुछ आप एग्जाम्पल बताएं, तो उसमें मेज और सॉर्गम इंक्लूडेड है, तो इन दोनों का एग्जाम्पल आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। वही अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो C4 पाथवे का ये जो है स्लेक साइकिल, मतलब C4 पाथवे को जो है हेस एंड स्लेक पाथवे भी कहा जाता है, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। साथ ही में ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। गॉट इट। उसके बाद फोटो रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो वो भी आपको साथ में अच्छे से पता होना चाहिए। ये वाला आप जो टेबल है स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इससे कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं करता है। फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को आप अच्छे से लर्न करके जाएंगे। ये जो पूरा का पूरा चीज़ दिया हुआ है कि इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। सो ये वाली चीज़ आपको लर्न करके जानी है। नेक्स्ट जो चीज़ है जो आपको एग्जाम के लिए अच्छे से लर्न करना है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस का। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पिछले कई सालों में बार बार पूछा जा रहा है, कौन सा फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसी बच्चे को याद नहीं होता और सारे बच्चे गलत गलत करके आते हैं, ये बात ध्यान रखेगा हर बच्चा। कई बच्चों को लगता है वाटर है, कई बच्चों को कुछ लगता है, लेकिन देखो ऐसा ही है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो वाटर के बारे में तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज की क्वेश्चन की बात करें, एक्सरसाइज का कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम से पहले करके जाना है, तो वो है आपका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आप अच्छे से करके जाएंगे।
और सारे क्वेश्चंस को आपको स्किप कर देना है, नो प्रॉब्लम। बस इतना ही आपको इस चैप्टर में करना है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो है आपका चैप्टर नंबर 14, रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 14 की तरफ, जो कि है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट। सो रेस्पिरेशन इन प्लांट में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं आपको क्लैरिटी करना चाहती हूँ। ये सारा कुछ आप स्किप करते हुए चल सकते हैं, यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नहीं करता है। क्वेश्चन जो आता है वो आपका ग्लाइकोलिसिस से आता है कि आखिरकार ये जो ग्लाइकोलिसिस है उसका क्या मतलब है, बताओ ग्लाइकोलिसिस का क्या मतलब है। देन ये जो ग्लाइकोलिसिस की स्कीम थी वो किसने दी थी, उसका नाम बता दो फटाफट से, ठीक है। इसको क्या, इसका और भी कोई नाम है ग्लाइकोलिसिस का, ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पर्टिकुलर नाम भी आपको याद करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर ऐसे भी आ सकता है कि ईएमपी पाथवे जो है, स्कीम ऑफ जो ईएमपी पाथवे है वो उसको किसने दिया था। तो आपको यही पता नहीं होगा कि ईएमपी पाथवे किसे कहते हैं, तो आपको कैसे बताओगे कि हाँ इसको किसने दिया था। तो कई बार क्वेश्चन घुमा के आता है और ऐसे में कई बार चीज़ें आपको पता होते हुए भी आप नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत ही दुख की बात है और आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात होगी कि चीज़ें आते हुए भी आप नहीं कर पाएंगे। भाई अगर हम आगे की तरफ बात करें, फर्मेंटेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में किए जाते हैं। तो फर्मेंटेशन से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। एक तो ये ईस्ट के पॉइजन से एक क्वेश्चन आता है कि आखिरकार अल्कोहल में जब 13% से ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है तो ईस्ट खुद ही मरने लगता है। तो वो 13% आप लर्न करके जाएंगे, साथ ही में ये मेजर पाथवे ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन याद करके जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर किया जाता है कि यहाँ पर जो फर्मेंटेशन का दो तरीका है, एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक है अल्कोहलिक या इथेनॉलिक फर्मेंटेशन। तो आखिरकार इनमें से कौन सा फर्मेंटेशन का तरीका है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको एज अ प्रोडक्ट मिलता है, तो वो है आपका इथेनॉल वाला जो है फर्मेंटेशन का तरीका। लैक्टिक एसिड में आपको कोई CO2 नहीं मिलता। प्लीज करके ये बात आप क्लियर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा और फिर आप उस टाइम पे गलत कर देंगे, ये बहुत ही दुख की बात है। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से जो है क्वेश्चन एग्जामिनर करता है यूजुअली। तो यहाँ पर आपसे ये नहीं कहेगा कि आप पूरा का पूरा पाथवे बना के बैठ जाए, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनर नहीं करना चाहता है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको ये याद होना चाहिए कि हाँ क्या क्या चीज़ें हमने दी थी और एज अ प्रोडक्ट हमको क्या क्या चीज़ें मिली, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इससे यूजुअली एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं करता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं वो करना चाहता है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या चल रहा है, तो बच्चे क्या ही कर लेंगे, है ना। सिर्फ ATP याद करके रखोगे कि इस प्रोसेस में कितना ATP हम देते हैं, कितना ATP बनता है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से करके जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे बता दूं फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ याद करके जाओगे, बहुत ही ठीक ढंग से वो भी याद करके जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आपको याद करके जानी है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या किसे कहते हैं या रेस्पिरेटरी रेशियो किसे कहते हैं, RQ फैक्टर, तो इसको लर्न करके जाओगे अच्छे से, हर बच्चा याद करके जाएगा। दैट्स ऑल, इतना इतना कर लोगे ना इस चैप्टर में आपका काम बन जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जितना मैंने बताया उतना करके जाओ, आपका मतलब मोस्टली क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर जाओगे, मतलब क्योंकि यही सारे ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कुछ ही क्वेश्चन है जो एग्जामिनर हर बार रिपीट करता रहता है बैठ के। अब यहाँ पे अगर बात करें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज की कौन से क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, तो उसमें है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हर बच्चा कर लेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। वही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप लोग करके जाएंगे, क्वेश्चन नंबर जो है सिक्स्थ आप लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ आप करेंगे। इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि, तो करना भी ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 हर बच्चा करेगा, क्वेश्चन नंबर 10 हर बच्चा करेगा, क्वेश्चन नंबर 11 हर बच्चा करेगा, ठीक है। दैट्स ऑल, बस इतना क्वेश्चन करना है आपको। इस चैप्टर में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं, आई नो, लेकिन इतनी दुख की बात नहीं, इतने क्वेश्चन कर लोगे कि कुछ ही क्वेश्चन है बच्चों जो हर बार आते हैं, क्यों नहीं समझते आप लोग। आप लोग को ये बात समझनी होगी कि अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अपने एग्जाम में बेटर से बेटर स्कोर कर पाना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर में कुछ चीज़ें आपके सिलेबस से रिमूव कर दी गई हैं, तो उस बातों का ध्यान में रखते हुए ही मैं आपको बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं और कौन से क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो इस यूनिट के लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रोथ को लेकर, तो ग्रोथ जो है वो आपके सिलेबस में अभी है, ग्रोथ के बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन ग्रोथ से आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि ग्रोथ किसे कहते हैं, क्योंकि हर बच्चे को पता है कि ग्रोथ किसे कहा जाता है। गॉट इट। ग्रोथ इज मेजरेबल से जो है आपको क्वेश्चन जो करने हैं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये जो
एपिकल मेरिस्टेम होता है, वो जो नए नए सेल्स बनते हैं 17,500 न्यू सेल्स पर टाइम लगभग बन जाते हैं, ठीक है। और ग्रोथ को हम किस किस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ गया था, तो इसको आप जरूर से जरूर करके जाएंगे। फेजेस ऑफ ग्रोथ जो है वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट भी आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल बात है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती थी बच्चों को। कंडीशन फॉर ग्रोथ जो है वो भी हटा दिया गया है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं आपकी, तो आपको इन पे ध्यान देने की तो ऐसा ज़रूरत है नहीं। डेवलपमेंट जो है वो भी आपका हटा दिया गया है। डेवलपमेंटल प्रोसेस, ये सारा कुछ जो है हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो सिर्फ आपके सिलेबस में बचा हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो सिर्फ मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो यहाँ पे अगर बात करें कि एक तो सारे के सारे पीजीआर जितने भी हैं उसके नॉर्मल आप नाम याद करके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आप याद करके जाएंगे कि किसने जो है ऑक्सीजन को सबसे पहले आइसोलेट किया था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन उसके बाद जो है डार्विन और सन्स फ्रांसिस डार्विन ने जो है सबसे पहले कॉलेप्टाइल की कैनरी ग्रास में जो है वो जो फोटो ट्रॉफिज्म को जो है फील किया था, उसको वो एक्सपेरिमेंट जो है वो किसने फील किया था। तो इन दोनों के नाम अच्छे से लर्न करके जाओगे, एग्जाम में पूछा गया था एक बार, ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। उसके बाद जो किस तरीके से जिब्रालिक एसिड की खोज की हुई थी, किसने किया था, ई कुरोसोवा ने, तो इसका नाम याद करके जाओगे। सबका बस थोड़ा थोड़ा नाम याद करके जाओगे, पूरा मैकेनिज्म आप लर्न नहीं करोगे कि कैसे क्या क्या उसने किया था, तो क्या उसने ऑब्जर्व किया, इतना डीपली आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें यहाँ पे फंक्शंस को लेकर, तो फंक्शंस तो आपको ऐसा लर्न करने ही होंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप लर्न करेंगे कि नेचुरल ऑक्सीजन कौन से होते हैं, उसके बाद सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन से होते हैं। ऑक्सीजन का काम जो है प्रमोट इन फ्लावरिंग का भी होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है एपिकल डोमिनेंस किसके कारण होता है, डीकैपिटेशन क्यों करा जाता है, और ये सारा टी टी प्लांटेशन में, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। पार्थिनोकार्पी को कौन इंड्यूस करता है, एक वाइडली यूज्ड हर्बिसाइड्स का नाम बताओ, ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको लर्न करना पड़ेगा। इसी तरीके से जिब्रालिन में भी आपको जो है कुछ चीज़ें लर्न करनी होंगी, क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चन इस तरह के ही पूछता है, क्या कर सकते हैं। तो मतलब 3 4 फंक्शन ना आप सभी हार्मोन्स के आप लर्न करके जाओ अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आपको फंक्शन तो लर्न करने पड़ेंगे, आप फंक्शन से नहीं बच सकते। कौन से हार्मोन का क्या फंक्शन है, क्या क्या चीज़ें करवाता है, सारा का सारा चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अगर याद नहीं हो रहा है तो आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मेरे पास बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, मैं ट्रिक से आपको सारा का सारा कुछ याद करवा दूंगी। बहुत ही एक एक हार्मोन का जो है फंक्शन आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं बहुत अच्छे से आपको सब कुछ याद करवा दूंगी, मुझे तो ऐसा सब कुछ याद है। फोटोट्रॉफिज्म जो है आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको भूल जाना है। वर्नलाइजेशन भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी भूल जाना है। अगर यहाँ पे बात करें, हम एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं, एक्सरसाइज की क्वेश्चंस में, तो कुछ ऐसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो कि आपके उस पोर्शन से है जो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं। तो वो क्वेश्चन जो कि आपको स्ट्रिक्टली नहीं करके जाना है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नहीं करना है ये सारा बच्चों, ये सारे क्वेश्चन नहीं करने, सिलेबस से हट गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, तो आप लोग क्यों करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका वो क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस से रिमूव पोर्शन से है, वो है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देन आप क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको नहीं करके जाना है, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको नहीं करके जाना है। रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सारे के सारे कर सकते हैं इस चैप्टर में, नो प्रॉब्लम। केवल जो है क्वेश्चन नंबर 4 आप स्किप कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्योंकि अच्छा नहीं है, ये कभी भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, और सारे रिमेनिंग क्वेश्चन आप करके जा सकते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है, बल्कि करके जाना ही जाना चाहिए आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, और वो सारे बेनिफिशियल ही क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ जो आपके लिए स्कोरिंग होंगे, ठीक है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, फटाफट से वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।